तक तो मेरे समझ से किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था, लेकिन फिर से हम शुरुआत से ही करते हैं। जैसे क्लास को चलना चाहिए था, जैसे लेक्चर को स्टार्ट होना चाहिए था, वहीं से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कोट्स देखते हैं, और कोट्स का टाइप देखने के बाद जो है फिर हम मूव करेंगे हमारे सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स सेक्शंस, है ना। लेकिन पहले एक मैं आपको टेबल दिखाना चाहता हूँ ना, किससे रिलेटेड, कि क्लासेस ऑफ कोड जो है उससे रिलेटेड एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। टेबल हालांकि मैंने उस दिन आपके लिए ड्रॉ की हुई थी, तो वही टेबल है आपके सामने, तो उसी टेबल से एक बार देख लेते हैं जी। मैंने आपको बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट है इन आर कंट्री, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, और हाई कोर्ट्स को फिर जब हम नीचे जैसे ही आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी में आते हैं, यू फाइंड द क्लासिफिकेशन। उसके पहले आपको क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। वंस यू गो टू फॉर द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो क्लासिफिकेशन एज सच लाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जब हम बात करें। बट वंस यू टॉक अबाउट द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, इट इज डिवाइडेड इन दीज 4 कैटेगरीज, है ना। इन 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं कोर्ट्स को। एक आपका सिविल कोर्ट है, अनदर वन इज क्रिमिनल कोर्ट, then there is revenue courts and there are executive magistrate court। मैंने बोला एक सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, एक रेवेन्यू कोर्ट है, और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का कोर्ट है। तो जो सिविल कोर्ट्स होते हैं दैट आर डेल्ट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1905, तो वहां पर उसको डील करा गया है। रेवेन्यू, आप जब एमपीएलआरसी पढ़ने जाएंगे, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे, वहां पर आप रेवेन्यू कोर्ट्स को पढ़ेंगे। एज फार एज दिस बीएनएसएस इज कंसर्न, we are here to deal with criminal courts and executive magistrate का कोर्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट बड़े आसान है कि सबसे पहले भाई सबसे ऊपर आपका डीएम होता है, और उसके बाद में अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। अदर ये स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती रहती है कौन ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे। बहुत बार ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होंगे, या और दूसरे तरीके के भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। बट एट द टॉप वी हैव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो सबसे टॉप पे है, आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही कैटेगरी। बट वी आर मच कंसर्न्ड अबाउट क्रिमिनल कोर्ट्स विच आर इन द सेटअप ऑफ जुडिशियल। अच्छा, ये जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स मैं बता रहा हूं आपको, दीज एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स दे आर ऑल्सो क्रिमिनल कोर्ट्स, वो भी क्रिमिनल कोर्ट्स ही हैं। वॉट दे डू नॉट जनरली गो फॉर ट्रायल, वो इंक्वायरीज करेंगे, कुछ इंक्वायरीज की उनके पास पावर है। They're not concerned about trials, not taking much of evidences। उनके फंक्शंस को जानेंगे once we go to the section 3, और हम जब आगे चैप्टर 8 के आगे बात करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर भी हम जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस की बात करें। दे आर ऑल्सो क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस बीएनएसएस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट हैं वो भी क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। दैट यू विल डिस्कस इन डिटेल वंस वी रीच सेक्शन 6, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल। On the judicial side, it is on the executive side. Now criminal courts are on the judicial sides too, और वही इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। अच्छा, जब आप सेक्शन 6 पर जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का नाम वहां से गायब हो जाए। अच्छा, हायरार्की में आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट, बट वंस यू गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट कि कितने तरीके के कोर्ट बीएनएसएस के अंतर्गत बताए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप काउंटिंग से हटा देंगे। विल हैव हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टार्ट होता है। देन वी हैव सेशन जज, या कोर्ट ऑफ सेशंस बोलेंगे, या सेशन जज वहां पर बैठते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। अब यहीं पर आपके सेशन जज भी बैठेंगे और एडिशनल सेशन जज भी बैठेंगे। एडिशनल सेशन जज, पहले असिस्टेंट सेशन जजेस भी हुआ करते थे सीआरपीसी में, बट असिस्टेंट सेशन जज नाम की चीज जो है वैसे प्रैक्टिकली होते नहीं थे, इसलिए उनको टर्न अवे कर दिया गया है इन दिस बीएनएसएस। सेशन कोर्ट के लेवल पे कितने जजेस हो गए? 2 जजेस, एक आपका सेशन जज
और एक हो गया आपका एडिशनल सेशन जज। सेशन जज और एडिशनल सेशन, उनके जस्ट नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और साथ ही साथ उनके समानांतर रहेंगे इन पैरेलल सेम पावर्स कौन, एडिशनल सीजीएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब मैंने लिख रखा है जरूर यहां पर, इनको साइड बाय साइड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जो सीजीएम होगा, सीजीएम के नीचे 3 लोग होंगे। एक को आप बोलेंगे जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दूसरे को बोलेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और तीसरा होगा स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इज नॉट सबऑर्डिनेट, ध्यान से सुनिएगा, इज नॉट सबऑर्डिनेट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। दे आर ऑल, चाहे आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करें, चाहे आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हो, तीनों के तीनों दे आर सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है, कोई एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं है। हाँ, उनकी पावर्स अलग अलग है, वी विल रीड अबाउट दी पावर्स ऑल्सो, कि क्या क्या पावर है, किस मैजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है, किस जज की क्या पावर है, दैट वी विल डिस्कस। देयर पावर्स आर डिफरेंट, और इन डिफरेंट पावर्स की हम बात करेंगे। अच्छा, आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, और इससे प्रीलिम्स का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हमेशा पूछा जाने वाला। वो बोल देंगे कि भाई इन कोर्ट्स में से कौन सा कोर्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएनएसएस कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट कोर्ट एज पर बीएनएसएस। तो मैं बताऊं आपको, एज पर सेक्शन 6 ऑफ बीएनएसएस, तो आपको सुप्रीम कोर्ट देखो वहां देखने को नहीं मिलता। इसका कोर्ट देखने को नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट यू डू नॉट फाइंड, यू विल नॉट फाइंड सुप्रीम कोर्ट, हो गया। दूसरा, हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, सेशंस कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको सीजेएम का कोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिल जाएगा, आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मिल जाएगा, बट यू विल नॉट फाइंड सीजेएम। देयर आर 6 कोर्ट, सेक्शन 6 देयर आर 6 कोर्ट्स, सेक्शन 6 में 6 कोर्ट ही लिखे हैं, यू विल डिस्कस इट इन डिटेल, कुछ ही कोर्ट कौन कौन। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बताया गया है सेक्शन 6 में कि देयर इज अ कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वो एक क्रिमिनल कोर्ट का टाइप है, लेकिन सीजेएम कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट का टाइप नहीं है। द रीजन इज बट ऑब्वियस, मैं बताऊं आपको, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उन्हीं में से एक को सेलेक्ट करके आप सीजेएम बना देते हैं, हालांकि उसको पावर्स एक्स्ट्रा होती हैं, सीजेएम होता है एडिशनल, दे हैव एक्स्ट्रा पावर, उनकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से बहुत ज्यादा पावर है, बट दे आर सेलेक्टेड अमंग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसलिए अलग से कोई कोर्ट जो है नहीं बताया। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, जैसे ही सिविल कोर्ट्स पढ़ेंगे तो सिविल कोर्ट्स में आप देखेंगे जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, सीजीएम जैसा वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप पाएंगे डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल सेम पावर्स रखने वाला एडीजे होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और उसके बाद में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिविल जज सीनियर डिवीजन, और उसके नीचे सिविल जज जूनियर डिवीजन। बस यही 4 कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आप कोर्ट नहीं देखते हैं वहां पर। वहां सीजीएम नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो सीजीएम लगभग कैसा कौन होता है, वही सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो यहाँ सेक्शन 6 में आपको ये कोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि हाँ सीजीएम का भी एक कोर्ट होता है, उसको एस्टैब्लिश करा जाता है, जो कि सुपरिटेंडेंट करता है बाकी के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर, और जो खुद अंडर कंट्रोल होता है, अंडर जनरल कंट्रोल ऑफ सेशंस कोर्ट। ठीक है, इतनी बातें मेरे समझ से आपको समझ में आ गई हो। तो ये कोर्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होते हैं वो मैंने आपको बताई। नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 3।
सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस बताया गया है कि किस शब्द का क्या मतलब निकालेंगे आप, जहां शब्द आएगा उसका क्या मतलब निकालेंगे। पहला सेक्शन इस बारे में सब सेक्शन, और दूसरा सब सेक्शन इस बारे में है कि आखिर मैजिस्ट्रेट के फंक्शन क्या हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है तो उसका फंक्शन क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो उसका फंक्शन क्या है। ये जो है आपका सबसेक्शन 2 के अंदर, तो दोनों ही सबसेक्शंस को एक बार जो है आप देख लेंगे। देखते हैं हम सेक्शन 3, सभी लोग ओपन कर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। जब तक कॉन्टेक्स्ट से हमें दूसरी बात पता ना लगे तब तक सब यही मानकर चल, क्या मानकर चलना है कि जब भी किसी भी लॉ में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी लॉ में मैजिस्ट्रेट की बात होगी और ये नहीं बताया जाए कि कौन सा मैजिस्ट्रेट, देयर आर नो क्वालिफाइंग वर्ड्स, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, या फिर बोला जाए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या बोला जाए मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, या तो केवल मैजिस्ट्रेट बोला जाए या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोला जाए या मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बोला जाए, उसका मतलब होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसका मतलब क्या होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, पहले बड़ा कंफ्यूजन था कि हम उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी लेके आते थे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को लेके आते थे, बट नाउ वी डू नॉट हैव सच प्रोविजन। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जैसा कोई प्रावधान अब बीएनएसएस के अंदर नहीं है, तो हमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वगैरह नहीं मानना है। तो अगर मैं आसान तरीके से आपको ये बात बताऊं जो यहां पर लिखी हुई है, वो ये है कि जब भी आपको बोला जाए कि मैजिस्ट्रेट है कोई, या फिर कोई जुडिशियल कोई मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है कहीं पे, या कहीं पे लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, तीनों का ही सीधा सीधा मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसका सीधा क्या मतलब है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब अच्छा, अगर केवल मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी उस समय आपको अप्रोप्रिएट दिख रहा है वो, अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा है तो उसका मतलब क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। लेकिन केवल मैजिस्ट्रेट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आइदर ही कैन बी अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, आइदर और ही कैन बी अ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जहां पर भी आएगा वहां स्पेसिफिकली लिखा होगा कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए बोला जाए, अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स। हमें कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के अगर कुछ और समझ में आता है, जो कि हम समझेंगे आगे जब हम चीजों पर पहुंचेंगे, that we will discuss. Are you getting my point or not? Is this clear to every one of you or not? बहुत बढ़िया, चलिए। Now the second subsection deals with the functions of a magistrate. अब वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के क्या फंक्शन है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के क्या फंक्शन है, उसके लिए दो क्लॉजेस दिए गए हैं। एक डील करता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ में, दूसरा डील करता है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। पहले देखते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम है, देखो, एविडेंसेस को लेना, डिसीजन फॉर्मुलेट करना, भाई डिसीजन फॉर्मुलेट करेंगे, पेनल्टी प्रोवाइड करना, पनिशमेंट देना किसी को, किसी की डिटेंशन अलाउ करना कि भाई कस्टडी हम देते हैं, डिटेंशन कराते हैं इस व्यक्ति का जब तक कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी होल्ड करना, ट्रायल होल्ड करना, ठीक है, और क्या उसको दूसरे कोर्ट के सामने भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए। ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो एक्सरसाइज किसके द्वारा किए जाएंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। किसके द्वारा करे जाएंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दूसरा, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर का काम है, जैसे कि लाइसेंस देना, जैसे गन लाइसेंस लेते हैं, जो आपका सस्पेंशन होता है, कैंसिलेशन होता है लाइसेंस का, वो सारे काम,
कोई प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करना कि भाई इस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाए नहीं किया जाए, ये हम जानेंगे जब हम अपील्स वगैरह में पहुंचेंगे, और जब हम प्रोविजंस पढ़ रहे होंगे, लिमिटेशन ऑन कॉग्निजेंस पढ़ रहे होंगे, सेक्शन 200 ऑनवर्ड्स जब हम सेक्शन पढ़ना चालू करेंगे, वहां पर देखेंगे कि सैंक्शन लेनी पड़ती है, आपको परमिशन चाहिए होती है प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करने से पहले, कॉग्निजेंस लेने से पहले सैंक्शन चाहिए होते हैं, परमिशन चाहिए होते हैं। तो वो परमिशंस कौन दे रहा होता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन देना, सैंक्शन को विड्रॉ करना, ये सारे के सारे काम जो है किसके द्वारा किए जाएंगे? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। आ रही है बात समझ? एविडेंसेस को लेना, डिसीजन लेना, इंक्वायरी ट्रायल करना, किसी को पनिशमेंट देना, किसी का कस्टडी में डिटेंशन अलाउ करना, ये सारे काम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के हैं। चाहे आप इस संहिता की बात करें या किसी दूसरे लॉ की बात करें, इस संहिता में तो है ही है, दूसरे लॉ में भी अगर ये काम होते हैं तो ये किस मैजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे? ये काम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और जहां पर भी बात आएगी कि भाई लाइसेंस देना है, लाइसेंस को विड्रॉ करना है, कैंसिल करना है, सस्पेंड करना है, किसी प्रोसिक्यूशन को अलाउ करना है, सैंक्शन देना है, परमिशन देना है, या प्रोसिक्यूशन को वापस लेना है, ये सारे काम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 मेरे समझ से आप सभी को समझ क्लियर नॉट? आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 4 पर आते हैं। ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता shall be investigated, inquired, tried or otherwise dealt with according to the provisions hereinafter। जो बीएनएस में जितने भी ऑफेंसेस हैं, बीएनएस क्या बताता है, मैंने बताया था आपको, सब्सटेंटिव लॉ, इट डिफाइंस क्राइम, इट प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट को प्रोवाइड करता है, मतलब राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंटेन्ड इन सम एक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी ऑफेंसेस हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन उनका कैसे होगा, उनकी इंक्वायरी कैसे होगी, उनका ट्रायल कैसे चलेगा, या और भी प्रोविजंस उसमें लेकर के हैं कि उनकी कस्टडी को, उनके डिटेंशन को लेकर के प्रोविजन, वो सारे के सारे किससे गवर्न होंगे? इससे, इस एक्ट से गवर्न होंगे, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता से गवर्न होंगे। बात समझ में आएगी? प्रोसीजरल लॉ का यही काम है, वही बताया गया है। अच्छा, ये तो हो गई बीएनएस की बात। अगर और दूसरे लॉ के अंतर्गत कोई ऑफेंस है तो फिर क्या? तो बोला गया अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला कि अगर किसी दूसरे एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध होता है, दूसरे एक्ट के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है, तो वो अपराध भी इसी जो हमारी बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे गवर्न होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी, आप हमेशा उस एनेक्टमेंट को ध्यान में रखेंगे जिस एनेक्टमेंट की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रोहिबिशन एक्ट, वो एक्ट के अंतर्गत अगर कोई ऑफेंस होता है तो ध्यान देना जरा, सर्च एंड सीजर के लिए, ध्यान से सुनिए, सर्च एंड सीजर के लिए अलग से उस एक्ट के अंतर्गत क्या करे गए हैं? प्रोविजंस करे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से रूल्स फॉर्मुलेट करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स ओनली द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन। अच्छा, जिन चीजों के बारे में वो नहीं बताता है, कौन? एनडीपीएस नहीं बताता, उनके लिए आप बीएनएसएस को लागू करेंगे। बट इफ देयर इज एन एनेक्टमेंट जिसमें स्पेशल बताया गया है कि ये एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस होगा वो डिस्ट्रिक्ट या वो सेशन जज के द्वारा ट्रायल करा जाएगा, स्पेशल जज के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रायल किया जाएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जनरली आपका जो जनरल लॉ है वो क्या है? आपका बीएनएसएस। बट इफ देयर इज एनी स्पेशल एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग,
और उसमें प्रोसीजर बताया गया है, देन दैट प्रोसीजर विल बी फॉलो। और ये बात यहां नहीं, ये बात आगे आपको सेक्शन 5 में भी देखने को, जब आप स्पेशल और लोकल लॉ की बात करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? वासु में आपको बता देता हूं, जब भी समझ में आ जाता है सब लोग थम्स अप करते हैं, तो आपको भी थम्स अप कर देना है, वो पे क्लिक। बहुत बढ़िया। चलो सेविंग्स, सेविंग क्लॉज पे आइए। सेविंग क्लॉज की बात मैंने अभी आपको बताई दी है। नथिंग कंटेन्ड इन द संहिता शैल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल फॉर द टाइम बीइंग, or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being। भाई कोई दूसरा लॉ है, स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, वहां अगर एक स्पेशल प्रोसीजर डिफाइन करा गया है और इस एक्ट में कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो कि उसको मना कर रहा हो, देन इस चीज का प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, वो स्पेसिफिक लॉ, वो लोकल लॉ, वो स्पेशल लॉ का प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, ना कि बीएनएसएस का। ये बात मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं सेक्शन 4 सबसेक्शन। मेरी समस्या आपको सारी बातें यहां तक क्लियर होंगी। नाउ वी मूव टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 समझना है हमें। देखिए लगभग हम सारी बातें जान चुके हैं। चैप्टर 2 में जो भी बातें आने वाली हैं लगभग आप सारी बातें जो, बट एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप सारी प्रोविजंस को जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड यू विल को अलग से लिखेंगे नहीं आप कहीं पर, लिखने की जरूरत है भी। व्हाट यू विल डू, यू विल राइट सम इंपॉर्टेंट miscellaneous points and important things which are very important for the point of from the point of view of examination। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा वो बात, तो आप उनको जो है थोड़ा संभल करके लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर 2 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, क्रिमिनल कोर्ट्स देखने को मिलेंगे और ऑफिसेस। ये ऑफिसेस कुछ नहीं, क्रिमिनल कोर्ट्स में मैंने बताया आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दिखा देगा, आपको सेशन कोर्ट दिखा देगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट दिखा देगा, ये भाई आपका क्रिमिनल कोर्ट्स होगा। अच्छा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का भी कोर्ट होता है, तो वो कोर्ट भी आपको दिखा देगा। तो 3 तरीके के आपको कोर्ट दिखा देगा, और 3 तरीके के कोर्ट दिखाने के बाद ऑफिसेस पे ले चलेगा। तो ऑफिसेस पे कुछ नहीं है, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई प्रोसिक्यूशन तो करेगा, समवन हैज टू present the case of the state, because once an offense is committed, it is considered to be committed against the state। भाई मेरे खिलाफ कोई अपराध हुआ है, तो what I will do, told you in the very first class that I will go to the police station, I'll register an FIR। भाई मैंने FIR रजिस्टर कर दी। Now what will happen, the police will investigate the case, the case name will be the state of Madhya Pradesh versus the accused। जो भी accused का नाम, मान लीजिए accused का नाम X है, the state of Madhya Pradesh versus X। तो it is not me versus X, it is not me versus X, what it is state of Madhya Pradesh versus X। Why is it so? The reason is but obvious, this is a social contract between me and the government। गवर्नमेंट और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बड़ा बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट है, दैट आई विल अबाइड बाय द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। मैं सारे रूल्स मानने को तैयार हूं। आई लिव इन द सोसाइटी बाय द रूल्स दैट द गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग फॉर अस, बट द गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई safety in the society, and once the offense is committed against me, the offense is committed against the state। That is why it is state of Madhya Pradesh versus Act, and it is not me versus X।
तो भाई जब स्टेट को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो कुछ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसी में मैं बता रहा हूं आपको, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पढ़ेंगे, आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पढ़ेंगे, आप डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को पढ़ेंगे। तो ये ऑफिसर्स जो हैं वो हमें पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से कोर्ट्स हैं, और अभी मैंने आपको एक बार में भी बता दिया कि ऑफिसर्स कौन से आपके सामने आने। So you will not find any difficulty, but there are certain terms, certain words जिनको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता हो सकती है बिफोर यू मूव फॉरवर्ड। कुछ शब्द जो है आपको लग सकते हैं ऐसे, जिनको और अच्छे से समझने की आपको जरूरत लगेगी। अब वो वर्ड्स कौन से हैं, वो हमें जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, मूव फॉरवर्ड फ्रॉम सेक्शन 6, वी विल गेट टू नो इट। ठीक है, देखिएगा जरा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें क्या बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताऊंगा। एंड विद दैट अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में आपको, मेंस का देयर इज नो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यहाँ मेंस का नहीं, केवल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूँ। तो बोला गया क्रिमिनल कोड्स की क्लासेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स आर देयर एज पर सेक्शन 6। तो 6 सेक्शन नंबर 6 एंड देयर आर 6 काइंड्स ऑफ क्रिमिनल। अरे सर यहां पर तो 4 ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 6 कैसे बता रहे हो? तो देखो ना जरा, 6 में से 4 यहां लिखे हैं, 2 ऊपर लिखे हैं। 2 कौन से लिखे हैं? बिसाइड्स हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट एक हो गया, एंड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट तो हम बोलते हैं स्पेशल कोर्ट। तो हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ये 2 कोर्ट हो गए, और 4 कोर्ट नीचे लिखे। जैसे कि स्पेशल कोर्ट का एग्जांपल मैं बताऊं आपको, द कोर्ट्स which deals with the matters relating to pertaining to SC/ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है, उसके लिए अलग से SC/ST एक्ट का जो कोर्ट है वो एस्टेब्लिश करा जाता है, स्पेशल जज बिठाया जाता है। तो दैट इज अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लॉ ऑफ SC/ST एक्ट। तो हाई कोर्ट हो गया, स्पेशल कोर्ट हो गया, फिर कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। These are the 6 courts which are there in section 6. सेक्शन 6 में ये 6 कोर्ट हैं। अब आपको ऑप्शन में देखो क्या दे देगा, Which among the following is not a court as per section 6? उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डाल देगा, CJM डाल देगा। आप क्या करोगे? आप समझोगे अरे CJM तो कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को आप ऑड वन आउट करके बाहर कर दो, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बात समझ आई है या नहीं आई है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 6 के लिए आप कोर्ट नहीं, वहीं गलती होती है, जो गलती होती है वो मैंने आपको बताया। अब देखो जरा टेरिटोरियल डिवीजन पे आते हैं। अब देखो एक पूरा बड़ा स्टेट है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के बाद में फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी स्टार्ट होती है। दैट मींस रफली आई विल से एक स्टेट के अंदर जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी को फंक्शन करना है। नाउ वंस यू वांट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जुडिशरी फॉर अ स्टेट पर से, यू मस्ट डिवाइड द स्टेट इनटू सम डिवीजन, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं आम भाषा में, और उन डिस्ट्रिक्ट्स को ही नाम दे दिया गया है डिवीजन्स। यू हैव डिवाइडेड, तो उसको डिवीजन किया है आपने, इसलिए हम डिफरेंट डिवीजन्स उनको नाम दे रहे हैं। उनको रेवेन्यू पर्पसेस के लिए हम क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रिक्ट हैं ये। रेवेन्यू पर्पसेस के लिए बोल रहा हूं मैं, क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रिक्ट। और क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए, BNSS के लिए, उन्हीं डिवीजन्स को हम बोलते हैं सेशंस डिवीजन। उन्हीं डिवीजन्स को हम क्या बोलते हैं?
सेशंस डिवीजन, बीएनएसएस के लिए हम उन्हीं डिवीजन्स को सेशंस। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ध्यान देना जरा, कौन डिवाइड करेगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट यही करेगी कि सेशंस डिवीजन में जो है स्टेट को डिवाइड कर देगी। आ रही है बात समझ? या तो एक सेशन डिवीजन होगा, भाई छोटा सा स्टेट है गोवा जैसा, या और छोटा स्टेट कोई जगह है तो एक ही सेशन डिवीजन हो सकता है बने। थोड़ा सा बड़ा स्टेट है तो बहुत सारे सेशंस डिवीजन हो, और जो भी सेशन डिवीजन होंगे हर एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट होगा। या हो सकता है, या ध्यान देना जरा, या ये भी हो सकता है कि एक ही सेशन डिवीजन में 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है एक सेशन डिवीजन में आता है, जिसको छतरपुर सेशन डिवीजन बोलते हैं। लेकिन आप बात करते हैं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ की, और उससे निकला हुआ निवाड़ी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट दोनों के लिए अभी एक ही सेशन डिवीजन है। देयर आर नो 2 सेशन डिवीजन्स फॉर दैट। 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 सेशन डिवीजन नहीं है, एक ही सेशन डिवीजन है अभी। मतलब एक ही सेशन जज है, प्रिंसिपल सेशन जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही है अभी। तो एक ही सेशन डिवीजन है, क्योंकि जैसे ही आप नया सेशन डिवीजन बनाओगे वहां पर आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक नया चाहिए। मेरी बात समझ आई या नहीं है? एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जनरली ऐसा ही होगा, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। अब अच्छा, अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन सेशन डिवीजन की लिमिट्स को, मतलब बाउंड्रीज को, जैसे कि टीकमगढ़ से अलग किया निवाड़ी, ऐसा करे, लिमिट्स को अल्टर करे, या फिर नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ाना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नंबर बढ़ाना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन किसकी कंसल्टेशन लगेगी इसके लिए? इट विल रिक्वायर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, जब आप कहां पढ़ने जाएंगे, जब आप एमपीएलआरसी पढ़ेंगे, तो जो डिस्ट्रिक्ट अकेला होता है, मैं क्या बता रहा हूं, जो डिस्ट्रिक्ट अकेला होता है वो केवल रेवेन्यू पर्पस के लिए होता है, उसके लिए हाई कोर्ट का कंसल्टेशन जरूरी नहीं होता है। पर हाई कोर्ट का क्या, वो रेवेन्यू मैटर, द स्टेट अलोन कैन डू इट। But if you want to alter the sessions division and the district, what you will require? You will require pre-consultation of High Court. Only after the consultation of High Court, the state can do so. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आप डिवाइड कर सकते हैं, नए डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, 2 को मिलाकर के 1 बना दो, 1 से 2 बना दो, 2 से 3 बना दो, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। इट इज फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो। इज दिस क्लियर और नॉट? अब आपने सेशन डिवीजन बना दिए, तो हर एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। हर एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। सेक्शन 8 डील्स विद कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 8 किससे डील करता है? 9 से हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्टार्ट करेंगे। 9 से वी विल स्टार्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मैंने बोला कि जितने भी आप सेशन डिवीजन बना रहे हैं, जितने भी आप क्या कर रहे हैं, सेशन डिवीजन्स बना रहे हैं, हर एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन जो है बनाएंगे। अब देखो, कोर्ट ऑफ सेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेशन जज बिठाना पड़ेगा। यही बात ध्यान रखने की है जो एग्जाम में आपको करना। आपको पूछेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश किसने करा? तो स्टेट गवर्नमेंट ने। ध्यान से समझिएगा, और फिर से रिपीट कर, आपको पूछा गया कि कोर्ट ऑफ सेशन किसने एस्टैब्लिश किया? द आंसर विल बी इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर क्वेश्चन पूछा गया हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन, या सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है, तो उस जज को अपॉइंट करता है। इज दिस क्लियर और नॉट? कोर्ट ऑफ सेशन कौन बनाएगा? कोर्ट बनाने की जवाबदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट।
सॉरी, और उस पर अपॉइंटमेंट किसको करना है? द अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट। वो अलग बात है, इसमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट शामिल नहीं होती है, बिकॉज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द गवर्नर, गवर्नर है ना, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट वो एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद देखो कौन चाहिए होता है, मैंने बताया था आपको सेशन जज चाहिए होता है, एक एडिशनल सेशन जज और चाहिए होगा, तो भैया हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज और जजेस टू एक्सरसाइज jurisdiction in the court of, to exercise jurisdiction. What is this jurisdiction is? What this jurisdiction is? क्या है ये? तो jurisdiction का मतलब होता है the authority to exercise power. The authority to exercise power. अब ये बहुत मायनों में अलग अलग हो सकती है, जैसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात होगी, किसकी बात होगी? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो कितने क्षेत्र में आप अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार। कितना पनिशमेंट दे सकते हैं? किस तरीके के केसेस सुन सकते हैं? सब्जेक्ट मैटर। कितने अमाउंट के केसेस सुन सकते हैं? पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। तो ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए आप एडीजे को भी अपॉइंट करते हैं, वो सॉरी एएसजे को भी अपॉइंट करते हैं, एडिशनल सेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सेशन जजेस हो गए हैं, एडिशनल सेशन जजेस हो गए हैं, तो अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी कि वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेशन जज है वो रूल्स बना करके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। भाई बहुत सारे एडिशनल सेशन के बीच में वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाई कोर्ट चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, एक व्यक्ति को एक जगह का एडिशनल सेशन जज बना दे और दूसरी जगह का सेशन जज बना दे, ऐसा भी कर सकता है। देखो नॉर्मल सी प्रोविजन है, कभी क्वेश्चन या क्वेश्चन जहां आएगा वो मैंने बता दिया। स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन एस्टैब्लिश करता है, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन सेक्शन, नथिंग मोर देन दैट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड what is written in subsection 4, what is written in subsection 5 and 6, क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या निकलता है। The basic English you must be capable to understand। आ रही है बात समझ? अब ऑफिस वेकेंट हो गया, अरे भाई क्या हो गया? ऑफिस वेकेंट हो गया, तो हाई कोर्ट क्या करेगा भाई? तो सेशन जज का ऑफिस वेकेंट क्या करेगा? हाई कोर्ट करेगा जो करेगा भाई, सीजीएम थोड़े कुछ कर लेगा, एडिशनल सेशन जज थोड़े कुछ कर लेगा। सेशन जज का विकेट हुआ है, हाई कोर्ट जो है वो बताएगा कि कैसे करा जाए इसको, कि अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन लग गई है सेशन जज के पास में और सेशन जज है नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन खाली है, तो भाई किसी एडिशनल सेशन जज, और कोई एडिशनल सेशन जज नहीं है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी बोल सकता है कि भाई तुम जो है इस एप्लीकेशन के साथ डील कर, तक कि कोर्ट ऑफ सेशन रिज्यूम नहीं करता है अपना ऑफिस। यही बातें जो है करी गई हैं सेक्शन के अलावा, और कुछ ज़्यादा है नहीं आपके जानने समझ पर। आप करिएगा क्या? पढ़ने का प्रयास। सेक्शन 8 जो जानना था आपको वो मैंने आपको, तो आपको जानना था, समझना था। अब जो है हम आते हैं मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स भाई, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। पहले मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट थे, तो 3 तरीके के मैजिस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ना पड़ता था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। नाउ देयर आर नो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता कौन है। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वो मैजिस्ट्रेट है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपॉइंटेड हो। मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है? जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर की हुआ करती थी, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल देते थे, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल देते थे। और वहां पर जो
मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होता था उसको हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अपने आप नहीं कहलाने लगता था मेट्रोपॉलिटन एरिया, पहले डिक्लेयर किया जाता था किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि दैट एरिया इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ऐसा नहीं कि जनसंख्या बढ़ गई तो अपने आप मेट्रोपॉलिटन एरिया आने लगे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जहां पर होता है वहां पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जैसा डिवीजन खत्म हो जाता और उनके पास बड़ी ही अलग अतरंगी पावर आती थी कि वो सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऐसे काम करते थे जैसे कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोई पोस्ट ही ना हो। बट नाउ देयर इज नो सच प्रोविजन, दैट्स अ हिस्ट्री। आपको फिर भी दिमाग में होना चाहिए, पता होना चाहिए एटलीस्ट कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का कॉन्सेप्ट क्या था, 10 लाख की पॉपुलेशन, ये थोड़ा सा ध्यान। नाउ बिफोर मूविंग टू सेक्शन 9, 10, 11 and 12, I want you to have a look on this particular, I'll say, particular comparison that we are going to write here. One side you will write section 9, section 10, section 11, section 12 and section 13. How many sections are there? There are total 5 sections. Now along the side you will write section numbers, ठीक है, आप उन सेक्शन नंबर्स को लिखते जाइए। एक तरफ आप लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख दिया है आपने 9, 10 करके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ज़रा मैं पहले तो आपको 9 में बताता हूँ कि दिया क्या गया। सबसे पहले 9 में देखते हैं दिया क्या, उसके बाद में फिर हम 14 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 9 बताता है कि मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट होंगे, कोर्ट होंगे, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ओ सॉरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है। फिर सेक्शन 10 बताता है कि सीजेएम होगा, एडिशनल सीजेएम होगा। सेक्शन 9 क्या बताता है, सीजेएम होगा, एडिशनल सीजेएम। उसके बाद 11 बताता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 किसके बारे में बताता है, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देन देयर इज सेक्शन 12 विच टॉक्स अबाउट लोकल जुरिस्डिक्शन, कि भाई ये काम कहाँ करेंगे, कौन सी जगह करेंगे, इनका लोकेलिटी क्या होगा, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल। एंड द लास्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल। सबऑर्डिनेशन ऑफ, तो किसके बारे में है, ये आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सारा का सारा जो है आपका ये दिया कहाँ पर 9 में, 9, 10, 11। अब मैं बताऊं आपको, the same provisions are there for executive magistrate also except one provision। अच्छा, जब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हुआ करता था तो वहां पर भी ऐसा हो जाता था कि वहां पर भी एक प्रोविजन को छोड़ करके बाकी सारे प्रोविजंस होते थे, वहां पर एक प्रोविजन को छोड़ करके बाकी सारी प्रोविजन, और यहां पर भी वैसे एक प्रोविजन को आप छोड़ेंगे, बाकी सारे प्रोविजन आप लिखेंगे। कौन कौन से को छोड़ना है, कौन कौन से को लिखना है। सबसे पहले सेक्शन 14 डील्स विथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, भाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे। उसके बाद में मैंने बताया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर डीएम और फिर उसके बाद अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो क्या चीफ वगैरह जैसी कोई बात वहां होगी, आंसर इज नो, की को मारो गोली, कोई चीफ जैसा नहीं होता है। कहां पर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उनका चीफ पहले से डिसाइडेड है, डीएम है वो, ठीक है। तो 15 कौन हो जाएगा, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यहाँ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, वहां पर हो जाएगा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। फिर सेक्शन 16 यहाँ था लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यहाँ पर हो जाएगा लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 was dealing with subordination of judicial magistrate. Section 17 deals with subordination of
एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 17। अब बताओ ये हायरार्की आपको याद रहेगी नहीं। मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, उन्हीं में से भाई एक को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चुन लिया जाता है, फिर हमें स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी चाहिए होता है। सब आ गए। अब इनका लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, इनका सबऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये मैजिस्ट्रेट, चीफ, स्पेशल, लोकल, सबऑर्डिनेशन, दीज आर द की टर्म्स 9 से लेकर के 13 तक की। और उसके बाद चीफ जैसा कुछ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में होगा नहीं, 14 से 17 तक की कहानी आपको फिर से क्लियर। 5 प्रोविजन यहाँ, 4 प्रोविजन यहाँ, एक जो मिसिंग है वो है आपका चीफ। इतनी कहानी आपको समझ में अंदर पर देखते हैं हम। मैं भी आपको केवल अरेंजमेंट दिखा रहा हूं, दैट हाउ डू यू रिमेंबर दिस अरेंजमेंट इन योर माइंड, कि कैसे आप इस अरेंजमेंट को दिमाग में रखोगे, समाहित करोगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नाउ यू कम टू सेक्शन 9। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी सेक्शन 11, पहले 11 हुआ करता था। 11, 12, 13, 14, 15 इत्यादि, 5 सेक्शन। फिर 16 से एमएम स्टार्ट होते थे, बट नाउ इट इज 9। 9 पहले हुआ करता था कोर्ट ऑफ सेशन। 9 और 10 कोर्ट ऑफ सेशन हुआ करते। आप बोलो 10 क्यों, अभी तो केवल 8 में कोर्ट ऑफ सेशन खत्म हो गया। अरे तो भाई पहले असिस्टेंट सेशन जजेस भी हुआ करते थे, इसलिए 10 डाला गया था, अभी नहीं, इसलिए एक प्रोविजन में सिमट गया कोर्ट ऑफ सेशन। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्टार्ट हो गया आपका कहां से, सेक्शन 9 से। आ रही है बात समझ? चलिए अब देखते हैं आगे की बातें। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी स्टेब्लिश्ड एज मैनी, कोई नंबर डिफाइंड है, एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। का फर्स्ट क्लास के भी स्टैब्लिश करना है, सेकंड क्लास के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स भी स्टैब्लिश करना है, और ऐसे स्थानों पर स्टैब्लिश करना है जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन। बताना जरा, जब आपने, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, जब आपने सेक्शन 8 के अंतर्गत, सॉरी सेक्शन 8 नहीं, सेक्शन 7 होगा, सेक्शन 7 के अंतर्गत जब आपने कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करा, सेशन डिविजन्स बनाए, सॉरी, जब आपने सेशन डिविजन्स बनाए, सेशंस डिवीजन बनाए, तो क्या सेशंस डिवीजन बनाने में, सेशंस डिवीजन्स को बनाने में क्या कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट लगा? नहीं। सेशंस डिवीजन को जब आपने क्या किया, ऑल्टर किया, बाद में अमेंड किया, उनके नंबर में चेंजेस किए, तब कंसल्टेशन की जरूरत। सेकेंड पॉइंट, जब आपने कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश किए अंडर सेक्शन 8, क्या आपको कंसल्टेशन लगा हाई कोर्ट का? स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली विदाउट, देखो यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स यहीं पर बिल्कुल इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू गेट कंफ्यूज्ड, आपको लगेगा सारा तो आता था, फिर गलत कैसे हुआ है? तो दीज आर द सिंपल थिंग्स दैट यू miss in your mind when you are giving your exam and you are appearing for the examination, that you will miss. And I'm here to tell you, please focus here and do not miss these points. इन points को आप miss मत करिए। Are you getting me or not? But in section 9, once you are establishing the courts of judicial magistrate, be it first class or second class, कुछ भी हो, you do it with the consultation of the high court, high court की कंसल्टेशन आप ऐसा करें, अदरवाइज नहीं। You do it with the consultation of, आप अपने बैरेट को देख रहे थे ना, जैसे वहां से मैंने शायद हटा दिया था तो दिख नहीं रहा होगा। You do it with the consultation of, provided that the state government may, after the consultation with the high court, establish for any local area one or more special courts of first class or second class to try any particular case or particular class of cases, and where a special court is established, no other court
of judicial magistrate in local area shall have jurisdiction to try case or class of cases for which the special court of judicial magistrate has been। आप स्पेशल कोर्ट्स भी स्टैब्लिश कर सकते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ केसेस के। ये बहुत बार हो जाता है, एमएससीटी के केसेस आ रहे हैं, एमएससीटी के केसेस जो एमएससीटी मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के, वो एक पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट को ही जाएंगे, किसी को जाएंगे और उसके अलावा किसी को नहीं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन डू आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑब्वियसली, दे कैन एस्टैब्लिश स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट। इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? बात समझ आई या नहीं? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन, इंटरव्यू में 2-3 बार क्वेश्चन लोगों ने ऐसा बताया, कभी जा सकता आपसे भी। जो आपकी वैकेंसी निकलती है, द वैकेंसी इज फॉर मध्य प्रदेश, जो आपका सिविल जज का एग्जाम होता है उसका नाम रहता है मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन, यही नाम होता है, मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो आप बनोगे क्या? मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो क्या आप केवल सिविल केसेस को हैंडल करोगे? यू विल नॉट हैंडल द क्रिमिनल केसेस। तो भाई हाई कोर्ट जो है एक नोटिफिकेशन निकालता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, पहले ये हुआ करता था सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, नाउ इट इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। इसके अंतर्गत हाई कोर्ट नोटिफिकेशन निकालता है और इन्हीं चयनित सिविल जजेस को दे अपॉइंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ। आ रही है बात समझ? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? देखो जरा, इसी बात को एक्सप्लेन करा गया है, एक तरीके से एक्सप्लेन करा गया है कहां पर? सेक्शन 9 सबसेक्शन। द हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient or necessary, confers the power of a judicial magistrate of first class or second class on any member of judicial services that you become by appearing in the examination MP Civil Judge Junior Division exam. Once you appear in that, what you become the member of judicial services. And once you become the member of judicial service, the High Court may confer the power of JMFC or JMSC on you, who you are, judge in a civil court, judge in a। तो हाई कोर्ट जो है क्या कर सकता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो 9(2) के अंदर नोटिफिकेशन होगा, बट पावर कहां से मिल रही है? द पावर इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस 9(3), that they can confer the power of जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये जेएमएफसी और जेएमएससी की जो पावर्स होती है वो किसी भी मेंबर के द्वारा जो कि जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर है, जो कि सिविल कोर्ट का जज है, जो सिविल कोर्ट के जज के तौर पे काम कर रहा है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, उनको पावर ये भी होंगी, हाई कोर्ट कर सकते। हु डज इट? हाई कोर्ट डज इट। द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ओनली द हाई कोर्ट। You remember this, क्वेश्चन पूछा जाएगा। Who makes the appointment of court of session या सेशन जज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज? डायरेक्टली पूछे, ऑप्शन दे देगा द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड ऑप्शन द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट द हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव। द हाई कोर्ट इज द आंसर। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं, मेरी समझ से आपको बात समझ। अब देखो जरा सेक्शन 10 बड़े आसान है। सेक्शन 10 इज व्हाट? सीजेएम, एडिशनल सीजेएम। तो भाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पर हाई कोर्ट क्या करेगा? किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, इसीलिए मैंने बताया था आपको, इसीलिए मैंने आपको बताया था क्या कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का या एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अलग से कोर्ट सेक्शन 6 में नहीं बताया है, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही आप क्या बना दे रहे हो? सीजेएम बना दे रहे हो।
Who is doing it? The High Court is doing. Is this clear to every one of you? फिर उसके बाद में एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकते हैं, सब सेक्शन 2 है, ठीक है। जो हाई कोर्ट होता है वो डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास के किसी भी सब डिवीजन के लिए, ध्यान दीजिएगा जरा, किसी भी सब डिवीजन के लिए एज सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आ रही है बात समझ में? सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब सेक्शन बताया गया, कभी आता नहीं, ठीक है। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन, सबसेक्शन 4 इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस। से क्वेश्चन बनता है, थोड़ी थोड़ी सी बातों से क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊं आपको। लैंग्वेज थोड़ा सा यहां से वहां घूमेगा, आपका क्वेश्चन ताकि बात मैं आपको बता चुका हूं पहले, लेकिन अब पढ़ेंगे आप तो आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल, ध्यान देना जरा, देखो जनरल कंट्रोल किसका है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जनरल कंट्रोल किसका? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। Every sub-divisional judicial magistrate shall have and exercise such power of supervision and control. सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में क्या होगी? सुपरविजन की पावर होगी, कंट्रोल की पावर होगी। किन के पास? किन के ऊपर? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर। कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? जो कि सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, जिनको हाई कोर्ट ने बोला है कि ऐसे काम करना है। सेम गोज विथ, same analogy goes with whom? The district and session court. जब आप सेशन जज की बात करेंगे तो जनरल कंट्रोल किसका हो गया? सेशन जज। और बाकी के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसके अंडर काम करेंगे? हु विल सुपरवाइज, हु विल कंट्रोल द वर्क? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इज क्लियर और नॉट? आई बात समझ? सेक्शन 11 हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के पास पावर है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की, अगर रिक्वेस्ट करी जाती है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा भी, किसी भी व्यक्ति को जो कि कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहा हो, ध्यान दें, कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहा हो। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। वो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास थे, ये केवल स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं है, जैसा कि आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में देखने को मिला था। उससे आप इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? वो मेंबर था जुडिशियल सर्विसेज का, ये मेंबर जुडिशियल सर्विसेज का नहीं है। ही इज होल्डिंग एनी पोस्ट इन द गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी पावर्स हैं इसकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की, उनको जो है उस व्यक्ति पर कन्फर कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल कन्फर, नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस he possesses such qualification and experience in relation to legal affairs as the high court may by rules। हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है कि भाई हम इसको कन्फर तो कर सकते हैं इस व्यक्ति को, बट की एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट द हाई कोर्ट कैन डिसाइड बाय मेकिंग रूल्स। रूल्स बना सकता है हाई कोर्ट और उसके हिसाब से फिर अपॉइंटमेंट। अब इनकी पावर्स क्या होंगी? सच स्पेशल मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर टाइम आइम आता है वो आप देख सकते हैं। एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए या उससे कम समय के लिए हो सकता है, जैसा कि हाई कोर्ट जो है बताए। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? आता नहीं है एग्जाम, 1 ईयर वाला भी कभी नहीं है, बट एटलीस्ट 2 मंथ। अब देखो जरा सेक्शन 12 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा? सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। जनरल कंट्रोल किसका हो गया? हाई कोर्ट। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट। अब भाई एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भाई भोपाल डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा सा, भोपाल डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा सा,
वहाँ पर सीजीएम है, अब इतने सारे मैजिस्ट्रेट हैं, सब मैजिस्ट्रेट के पास में सब जगह के केसेस आएंगे तो देयर विल बी अ केओस। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वैसे कंट्रोल किसका है, हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट जो है बताएगा, बट इट इज द पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कि वो समय समय पर बताएगा कि ये लोकल एरिया से जो भी केसेस आएंगे, एमपी नगर लोकल एरिया से जो भी केसेस आएंगे वो इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में जाएंगे, न्यू मार्केट से जो केसेस आएंगे वो इस व्यक्ति के पास में जाएंगे। तो ही कैन डिफाइन द एरियाज। दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? प्रोवाइडेड द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब देखो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात आ गई, may hold its sitting at any place within the local area for which it is established। अगर किसी भी लोकल एरिया के लिए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करा, भोपाल के लिए अपॉइंट किया, तो वो कहीं पर भी फिर भाई बैठ सकता है, वो किसी भी जगह जो है अपनी सेट होल्ड कर सकता है स्पेशल जुडिशियल, except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district। उनकी पावर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है कि आप केवल एक पर्टिकुलर एरिया के केसेस देख रहे हैं, पर्टिकुलर मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करे गए और आपका एक तहसील के अंतर्गत काम कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ऑर्डर नहीं हुआ है देन द पावर विल बी एक्सरसाइज्ड ओवर द होल डिस्ट्रिक्ट, की पावर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रही, वो भी देख ले। उसके बाद क्योंकि कुछ भी नहीं बचता है, बाकी तो आप देख लोगे तो आपको समझ, देखिएगा जरा, where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 9 or section 11, section 11 deals with whom, special judicial magistrate, and section 9 deals with judicial magistrate first class and second class, to an area beyond the district in which he ordinarily holds court, any reference in the Sanhita to the court of session or chief judicial magistrate in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the contract otherwise requires as reference to court of session or chief judicial magistrate as the case, sizing jurisdiction in relation to, ऑब्वियस सी बात है, आपको अपॉइंट करा गया है भोपाल के अंदर, यू आर एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन इन सीहोर, तो फिर जिसका कंट्रोल रहेगा वो भोपाल वाले का नहीं होगा, कहाँ के वाले का होगा, सीहोर वाले का। दैट इज ऑल इन सबसेक्शन। सबऑर्डिनेशन देखो किस किस का रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है आपका। सबऑर्डिनेशन ऑफ एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, भाई जो सीजीएम होगा वो सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेल, बाकी सारे के सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, सेशन जज का रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। किसको सबऑर्डिनेट होंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ये भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दिया था, तो मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम पर लेकर के चलूँगा और वहाँ पर आप जो है बात को दोबारा से देख पाए। मैंने आपको बताया था भाई सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के पास में दो जजेस हैं, एक आपका सेशन जज हो गया, एडिशनल सेशन जज, उनके सबऑर्डिनेट हैं सीजीएम और एडिशनल सीजीएम, और एडिशनल सीजीएम के नीचे जितने भी जजेस हैं, चाहे वो जेएमएफसी हो, जेएमएससी हो या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की आप बात करें, हालांकि इसके लिए अलग से प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, तो वो सबके सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सीजीएम के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, और जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, सेशन। Now, subsection 2. The Chief Judicial Magistrate may from time to time make rules or give special order consistent with this Sanhita as to the distribution. Session judges, एडिशनल सेशन जजेस में बिजनेस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था, ऑब्वियस सी बात है सेशन जज, और यहाँ पर कौन करेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिटवीन दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको सबऑर्डिनेट है, सबके सब जो है के बीच में जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीजीएम जो है। नाउ देयर आर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 17, 14 टू 17, 14, 15, 4 सेक्शंस, और चारों कैसे हैं वो मैंने बता दिया, चीफ को हटा दीजिए बाकी सारे वहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट,
then you have special, then you have local, then you have subordination. Sorry. ठीक है, चलिएगा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कुछ समय लगेगा इसमें। आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देखो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ गया, यहाँ पर सेशंस डिवीज़न हट गया। सेशंस डिवीज़न किसके लिए? क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए। तो ये भी क्रिमिनल कोर्ट है बट दे आर फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो केवल वो सेशन डिवीज़न जो होता है वो कोर्ट ऑफ सेशंस के लिए होता है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन्स एज ए थिंग्स फिट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करेगा अपॉइंट, ठीक है, जिसमें से एक क्या होगा, वन ऑफ देम जो होगा वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, जिनमें सबसे जो मेन होगा वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और क्या चाहें तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकते हैं, और उनके पास पावर क्या होंगी? वही पावर होंगी जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास में होंगी, या फिर और भी पावर्स हो सकती हैं जो लॉ के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताई जाए, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस जो है वो वैकेंट हो जाता है तो जो भी अगला ऑफिसर आएगा वो संभालेगा, तब तक अगर वो नहीं आ पाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि ये ऐसी ड्यूटी किस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म करी जाएंगी, ऐसे ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट करी जाएंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताए। सब डिवीज़न में भी आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को रख सकते हैं, जिसको आप सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, वैसे ही सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट आप क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास में बाय जनरल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू दी सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट में थिंक फिट डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू डिस्ट्रिक्ट। अब जो सबसेक्शन 4 में पावर है, सबसेक्शन 4 में पावर कौन सी है? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की, एसडीएम को अपॉइंट करने की पावर किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। इस स्टेट गवर्नमेंट ये पावर को किसको ट्रांसफर कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकती है। और ऑब्वियस सी बात मैं बताऊं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही इस पावर को एक्सरसाइज करता है। जब आप मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में भी पहुंचेंगे तो वहां पर भी जानेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर को जब सब डिविजनल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है तो किसके द्वारा प्लेस किया जाता है? अपॉइंट करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। बट प्लेस कौन करता है एज सब डिविजनल ऑफिसर? वो करता है आपका कलेक्टर। कलेक्टर कौन है? डिस्ट्रिक्ट। एक तरीके से जब वो रेवेन्यू मैटर देख रहा है तो वो कलेक्टर नाम है उसका। जब वो आप बीएनएसएस की बात करोगे तो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट है, वो मार्क कर देता हूं। सबसेक्शन, नथिंग इन दिस section shall preclude state government from conferring under any law for the time being force on a commissioner of police all or any powers of the स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स दे सकती हैं, या तो सारी की सारी या कुछ पावर। जैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सब जगह कलेक्टर जो होता है वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसके पास में सारी पावर है, ठीक है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी ट्रांसफर करी जा सकती है। जैसे कि बहुत आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो ज़्यादा पावर्स होल्ड करता है इन कंपैरिजन टू द कलेक्टर, बिकॉज कलेक्टर के पास में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की वो सारी पावर नहीं है। वो सारी पावर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की किसको ट्रांसफर कर दी गई है? कमिश्नर ऑफ पुलिस को ट्रांसफर, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल पोजीशन हो जाती है। इसलिए आप जो मूवीज़ वगैरह देखेंगे वहाँ पर आपको कलेक्टर की जगह वो पुलिस वाले ज़्यादा देखेंगे, आपके जो बॉलीवुड मूवीज़ होंगे, कि वहाँ पर वो डायरेक्शंस दे सकते हैं। वो सारी पावर्स अभी हम देखेंगे आगे कौन कौन सी पावर्स हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की, 144 को लगाने की, ये सारी पावर्स को कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर एक्सरसाइज कर पा रही है देन दे आर मोर पावरफुल। नाउ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को जो कि एसपी रैंक से नीचे का नहीं हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एसपी रैंक से नीचे का नहीं हो, एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी का कोई होगा तो उसको आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के तौर पे जो है अपॉइंट कर सकते हैं, और उसको ऐसे टास्क अपॉइंट कर सकते हैं जो आप चाहें, जो भी पावर्स उसको दी जाएंगी वो पावर वो है। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा? तो जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके कंट्रोल के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैसे सीजीएम बता रहा था ना, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वहाँ पे जनरल कंट्रोल हाई कोर्ट का था, यहाँ पे जनरल कंट्रोल किसका हो गया? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है, वो डिफाइन करेगा लोकल लिमिट्स कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहाँ पर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। लोकल लिमिट्स कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है तब तक वो पावर्स पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सरसाइज करेंगे। ये बात हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के लिए भी जान चुके। नाउ कम्स दी सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन इज वेरी मच हो से आई गेस क्लियर, ठीक है, आपको क्लियर ही होगा कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो सबके सब सबऑर्डिनेट किसको होंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा है। और फिर जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जो कि एक सब डिवीज़न में एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर्स को, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? एसडीएम के। और उनमें जनरल कंट्रोल किसका होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। कोई बड़ी बात कुछ नहीं। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद द संहिता एज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस। बात है, वहाँ पर सीजीएम बनाता था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो क्या करेगा कि भाई बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कौन क्या काम करेगा, ये कौन बताएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। यहाँ तक आपको कोई समस्या समझ आई हो, आपने फेस करी हो? नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैं बताऊँ आपको, मैं आपको बस एक बार ले जाना चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि आप कोई किसी सेक्शन को मिस कर। बस जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है, वो मैंने अलग से पॉइंट किया। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से बहुत कम प्रोविजंस आते हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 14 से 17 तक है। द फर्स्ट वन डील्स विद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जहाँ पर डीएम से एसडीएम की बात हो गई, उसके बाद में स्पेशल का बात हो गया, फिर लोकल की बात हो गई, और फिर सबऑर्डिनेशन की बात हो गई। दैट इज ऑल फॉर 17 सेक्शन दिस बीएनएसएस। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? देखो यार, सारे फैक्ट्स हैं। जब तक हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग। नहीं, इंटरेस्टिंग अभी भी है, मैं बताऊँ। यू आर गेटिंग टू नो द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, है ना? आप ये बात समझ पा रहे हैं। यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। यार ये बात समझ, आप समझ। चलिए, तो हमने क्या बना दिया? हमने कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट। अब उस कोर्ट्स के ऑफिसर्स, भाई कुछ तो हमने बता दिए हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होने वाले हैं जुडिशियल, ये सारी बातें हमने। बट वहाँ पर केस स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए प्रोसिक्यूटर्स आएंगे, स्टेट की तरफ से स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले, उन्हीं को जो है हमें पढ़ना है। सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 21। 18, 19 एंड 21। सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड देन देयर इज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब देखिए जरा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, गुड नहीं लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इंपॉर्टेंट ऑन द एस्पेक्ट दैट कि अगर किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन सीआरपीसी के पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हर दूसरे एग्जाम में, जरूरी नहीं कि हर एग्जाम, लेकिन हर दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो 18 से या 19 से या 20 से बन जाए। और बनेगा किस बात पे? मैं बताऊं, किसी बात पे नहीं, केवल बकवास बात पे। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए? कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर 7 साल, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 10 साल, एज एन एडवोकेट, और फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में बताऊं, अभी नया नया आया, नया नया जो मतलब था पहले भी, बट कंडीशंस जो हैं अपॉइंटमेंट की वो चेंज कर दी गई, और उसमें अलग अलग आ गए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और जजेस को ही वो पावर, जजेस को ही अपॉइंट करा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज अगर कोई बन सकता है तो वो, उसको आप डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो इन्हीं पे क्वेश्चन जो जनरली आपको, और मैं बताऊं अब अगर
एग्जामिनर बनाएगा क्वेश्चन तो 20 से ज़्यादा बनाएगा, 18 19 से कम बनाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले 25A हुआ करता है। ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो 25A हुआ करता था मेरे समझ से। हाँ, बिकॉज इट वॉज एडेड बाय द अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम सेक्शन पब्लिक। अच्छा, क्यों अपॉइंट करे जा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है, ये इस बात से मैंने आपको अवगत करा दिया है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, आपको अभी भी लग रहा है कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पीपल, क्या रोल है इनका, क्यों इनके बारे में पढ़ना है, क्या समझ में, ऐसा कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो अभी आप पूछ, मैं आपको बता दूं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। समझ में आ गया था, मतलब समझ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बताया आपको, स्टेट क्यों कर रहा है ऐसा, आप क्यों अपना लॉयर लेके नहीं जाते हो, क्यों ये मी वर्सेस एक्स नहीं, क्वेश्चन ध्यान आया, आया ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आते हैं हम 18 से पब्लिक प्रोसेस। देखो सर, सबसे पहले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में लगेंगे ना, हाई कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट। भाई अलग अलग क्यों, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों? भाई दोनों चाहें दोनों अपॉइंट करें, क्यों? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स होंगे, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। भाई जैसे मान लीजिए कुछ एजेंसीज होती हैं जैसे कि सीबीआई, सीबीआई क्या, जो प्रोसिक्यूटर वो स्टेट का प्रोसिक्यूटर तो ना होगा। सीबीआई इज अ सेंट्रल एजेंसी, तो सेंट्रल का प्रोसिक्यूटर। ईडी सेंट्रल का प्रोसिक्यूटर, सेंट्रल का पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आ रही है बात, समझ नहीं आ रही है? गेटिंग माई पॉइंट? स्टेट का है ऑफेंस, स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट का। आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट इज न्यू, हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, फॉर कंडक्टिंग एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल। बहुत आसान है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने केसेस को कंडक्ट कराने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। कंसल्टेशन करना है हाई कोर्ट के साथ में, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वहां जो पुलिसिंग है वो किसकी है? भाई वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है। 239AA, आर्टिकल 239AA डील्स विथ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो वहां पर डील करा गया है। भाई स्टेट गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, सब कुछ है, बट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो जो पुलिसिंग है वो किसके पास में है वहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब पुलिसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है तो प्रोसिक्यूटर भी उन्हीं। इज क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन द डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। जो डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात करिए। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल। अब देखो अंतर कहाँ, आपको अंतर बता देता हूँ, बिकॉज दैट इज माई जॉब, वो मैं आपको बता देता हूँ।
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को तो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। हो सकता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे केसेस ही ना होते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत ही ना होगी वहां पे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे, और अगर चाहे तो मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल। अब देखो जरा आगे क्या लिखा, व्हाट हैज रिटन इन दी प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या हो? Provided that the public prosecutor or the additional public prosecutor appointed for one district may be also appointed the public prosecutor or the as the case। तो एक डिस्ट्रिक्ट का उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट कर सकते। अब देखो जरा सब सेक्शन, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज। सेशन जज के साथ कंसल्ट करना है, और काम किसको करना है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक पैनल की लिस्ट को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्संस हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है एक लिस्ट तैयार करके रखेगा अपने पास। वो लिस्ट कैसे बनाएगा? सेशन जज के साथ में कंसल्ट करके एक लिस्ट बनाएगा कि ये लोग जो हैं इनको क्या किया जा सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। No person shall be appointed by the state as public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by the district magistrate under। भाई जब भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, चाहे वो पीपी अपॉइंट करना हो या एपीपी अपॉइंट करना हो, इसके लिए वो किसको देखेंगे? उस लिस्ट को देखेंगे और उसी लिस्ट से ही अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज अपॉइंट नहीं। लेकिन देखो आगे क्या बात लिखी, बात तो यही है। यहाँ तक तो जो बातें लिखी हैं वो बकवास बात लिखी, जो 4 में लिखा है 5 में लिखा है ये तो होता ही नहीं है वास्तविकता। वास्तविकता में होता ये है, कहाँ क्या होता है? जो 6 में लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में होते हुए किसी बात से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नॉट विथ स्टैंडिंग से जो स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज। ये नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज है। लगे नॉट विथ स्टैंडिंग, किसी बात के होते हुए भी फर्क नहीं पड़ता है। 5 में कुछ लिखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेयर इन अ स्टेट गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। रेगुलर कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का। भाई एडीपीओज बनते हैं, फिर डीपीओज बनते हैं, भाई वहीं से बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन रहे हैं, रेगुलर कैडर है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कैडर। उस कैडर में जो भी लोग होंगे उन्हीं में से अपॉइंट कर। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ से अपॉइंट करे जाते हैं? उस जो एडीपीओज वगैरह है ना, उन्हीं। हाई कोर्ट के हालांकि लिए नहीं किए जाते, हाई कोर्ट के लिए तो अलग से ऐसे ही अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ तक वहाँ कोई नहीं आता है। बट फॉर दिस पर्पस डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए ऐसे ही। Provided that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for appointment, the government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may from the panel। और अगर उनको लगता है कि जो लोग कैडर में हैं वो एलिजिबल नहीं है, उनके पास क्या है, इतना कैलिबर नहीं है, दे आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट, वो सूटेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? पैनल से ही अपॉइंट कर दो। फिर पैनल तो है ही आपके पास बना हुआ, ठीक है। देखिए जरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब क्या है? तो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी उनका नाम हो, जैसे हमारे यहाँ पर एडिशनल, जैसे यहाँ पर बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एमपी के अंदर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन, तो और कहीं पर जैसे हरियाणा है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोलते हैं। तो कुछ किसी भी नाम से उनको बुलाया जा रहा हो। प्रोवाइड्स फॉर प्रमोशन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू दैट पोस्ट। तो उसमें वो सब शामिल है, एडीपीओज वगैरह, एडीए वगैरह, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये सब कुछ शामिल है ना कैडर के अंदर। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, भाई अब उसके लिए डायरेक्ट तो कोई ज्वाइनिंग हो नहीं रही है,
भाई डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता, एग्जाम किसके लिए होता है, एडीपीओ के लिए होता है, जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है उसके लिए एग्जाम होता है। फिर उसके बाद आप प्रमोशन से बनते हैं, तो वो कैडर भी वही कैडर कहलाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब क्या है, मीन्स अ पर्सन बाय वॉट एवर नेम बी कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर, जिसको कुछ भी काम दिया जा रहा है वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कहलाएगा, चाहे आप उसको पीपी बोलें, चाहे एसपीपी बोलें, चाहे एपीपी बोलें, चाहे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कुछ भी बोलें, जो भी काम दिया जा रहा है वो सब प्रोसिक्यूटिंग। 7. A person shall be eligible to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2, 3 or 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than, that is important, एग्जाम में आपको आता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 7 साल की मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस एनी केस a person who has been in practice for not less than 10 years as special public prosecutor होता है, उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 साल, तो पहले बता चुका हूँ। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट विक्टिम टू एंगेज एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन ये लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि विक्टिम अपना लॉयर लेके नहीं आ सकता, कोई विक्टिम चाहे तो अपना लॉयर लेके आ सकता है, लेकिन वो विक्टिम क्या करेगा, विक्टिम का लॉयर क्या करेगा, इन लॉयर्स को असिस्ट ही करेगा। इसको हम डिटेल में भी जानेंगे जब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि लॉयर आप अपनी सेक्शन 9 फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और हैज रेंडर्ड एज service as public prosecutor or additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be a period during which such person has। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि केवल आप एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे हो। अगर मान लीजिए कुछ टाइम आपने एडवोकेट के तौर पे काम करा, उसके बाद में आपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के तौर पे काम करा, तो दोनों को कंबाइन करके जो 7 साल का 10 साल का पीरियड जैसा भी आप निकालना चाहें, पीपी एडीपी और एडिशनल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए निकालना चाहेंगे तो कितना निकल करके आएगा, वो 7 साल। स्पेशल के लिए निकाल लेंगे वो समय। आप देखो जरा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा अपॉइंट करे जाएंगे, जो कि कहाँ काम करेंगे, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। आ रही है बात समझ? असिस्टेंट कहाँ काम करते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में काम। अभी जो आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह पढ़े, ये केवल डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये बताया नहीं है कि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करेंगे कि सेशन कोर्ट में, लेकिन जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो केवल और केवल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी अपॉइंट कर सकती है। देखो डिफरेंस वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करनी करनी। अरे ये बात समझ। विदाउट सबसेक्शन 3 पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। विदाउट प्रेजुडाइज टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और 2 वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case after giving 14 days the 14 notice of 14 days to the। अब भाई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, किस पर्पस के लिए होना चाहिए, कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर पुलिस का स्टेट का पक्ष रख सके। अब कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है कि जो इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जा सके, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है और ऐसे केस का चार्ज दे सकता है। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा। किसको? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस देगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देगा कि भाई साहब हम ऐसा करने वाले हैं, एक व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने वाले हैं एक पर्टिकुलर केस। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो है इसका प्रोवाइजो, जो कि एग्जाम में भरपूर मात्रा के अंदर। क्या प्रोवाइजो है? प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड एज पब्लिक। बोला यू कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। कौन सा पुलिस ऑफिसर? अगर उस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन में कोई हिस्सा लिया। अरे बात समझ भाई, उसी ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी, आपने उसी को प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बना दिया,
ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाए। आ रही है बात समझ, नहीं आ रही है? प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी शुड बी डिफरेंट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शुड बी डिफरेंट, है ना? तो जिसने इन्वेस्टिगेशन करी, आप उस पुलिस वाले को क्या नहीं बना सकते हैं? प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर नहीं बना सकते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नहीं। अगर किसी को भी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को किसी पुलिस ऑफिसर को पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहते हैं, पहली शर्त यह है कि वो इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का व्यक्ति। दूसरी शर्त यह है कि उसने इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्टिसिपेशन ना किया। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में? ये एग्जाम में पूछा और आ गया ना समझ? 19 दैट डिफिकल्ट। चलो अब हम आते हैं सेक्शन 20 पर। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, क्या क्या करना है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाना है स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे आप डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कौन होगा? एक डायरेक्टर होगा और डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, जितने आप चाहें होते। और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर्स। यहां पर डायरेक्टर नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में दो लोग कौन कौन से होंगे? डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर। अब कौन कौन से लोग हो सकते हैं डायरेक्टर, कौन डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है और कौन असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है, ये आपका दिया है सबसेक्शन। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर बनने के लिए इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 years और हैज बीन अ सेशन। या तो आप सेशन जज हो, या आप सेशन जज रह चुके हो, या फिर आप 15 साल से एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, देन ओनली यू कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए देखो क्या है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है, या तो आपने 7 साल प्रैक्टिस कर ली है, या तो आपने 7 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर ली है, या फिर आप मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो, यू आर JMFC और यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर 7 years एज एन एडवोकेट, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में होता है। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन कौन लोग होते हैं? तो डिप्टी डायरेक्टर होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई सेक्शन 20। क्वेश्चन यहीं से बनना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे बहुत कम चांसेस हैं कि क्वेश्चन बने, बहुत आसान सी बात है। I do not think there is any difficulty in understanding this. चलिए अब फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा हम बाकी के प्रोविजंस को भी टोल लेते हैं, समझ लेते हैं। पुलिस किसके अंतर्गत आती है? कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत? बताओ जरा, कौन बताएगा? Who will tell me? क्लास में कौन है? बात ही आप बताइए। आवाज तो नहीं आ रही है। आप लोगों की आवाज नहीं आ पाएगी। शुरुआत में चेक करना चाहिए था। तो होम डिपार्टमेंट में आता है। कहाँ आता है? पुलिस होम डिपार्टमेंट। अलग अलग विभाग होते हैं, विधि लॉ डिपार्टमेंट होता है,
सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है ना, होम मिनिस्ट्री। तो जो होम मिनिस्ट्री होती है, होम डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत पुलिस आती है। तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, ये भी सब कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे ये भी आपके होम डिपार्टमेंट। The Directorate of Prosecution shall be headed by the Director of Prosecution, who shall function under the administrative control of Home Department in the state. Every Deputy Director or the Assistant Director of Prosecution shall be subordinate to the Director of Prosecution, and every Assistant Director of Prosecution shall be subordinate to Deputy Director. कोई बड़ी बात बताओ ज़रा। सबसे ऊपर डायरेक्टर है, उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है, सब एक दूसरे के सबॉर्डिनेट है। और वो किसके सबॉर्डिनेट है, डायरेक्टर किसके सबॉर्डिनेट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस पर है किसका, होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। सब सेक्शन 5, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 ऑफ 18 टू कंडक्ट केस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर आपको हाई कोर्ट में केस कोई करना है तो आप किसके सबॉर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। Every public prosecutor, additional public prosecutor, special public prosecutor appointed 3, 8 of 18 or 1 of 19 shall be subordinate to deputy director of prosecution or the assistant director of prosecution. ऑब्वियस सी बात है, आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर करना है, आपको अपॉइंट इसलिए किया गया कि आप डिस्ट्रिक्ट में करेंगे या फिर आप मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में करेंगे, तो आप किसके अंडर रहेंगे, डिप्टी डायरेक्टर के अंडर रहेंगे, उसके सबॉर्डिनेट होंगे, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे। बात भी क्लियर होगी आपको। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर द केसेस इन विच द ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 10 years और मोर और विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विथ डेथ, टू एक्सपीडिएट एंड टू गिव ओपिनियन द फाइंडिंग्स ऑफ ऑन टू गिव द ओपिनियन ऑन फाइलिंग्स ऑफ अपील। तो भाई जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो, कर देता हूँ, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो उसका काम क्या होगा कि ऐसे केसेस को मॉनिटर करना जहां पर 10 साल से ऊपर की सजा है, 10 साल की सजा है या 10 साल से ऊपर की सजा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है, ऐसे केसेस को क्या करना, मॉनिटर करना। और अगर ऐसे केसेस में कोई अपील फाइल करी जानी है, कोई अपील फाइल करी जानी है तो उस पर ओपिनियन देना कि अपील फाइल की जाए स्टेट के द्वारा या नहीं की जाए। ये ओपिनियन कौन देगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और ऐसे प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडिएट करने की, जल्द से ख़त्म करने के लिए भी वो क्या करेगा, काम करेगा। अब देखो ज़रा, जो डिप्टी डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर का काम क्या है कि वो एग्जामिन करेगा और स्क्रूटनाइज करेगा पुलिस रिपोर्ट को और ऐसे केसेस को मॉनिटर करेगा जिनकी सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा है, 7 साल या उससे ज़्यादा है। लेकिन जिनकी सज़ा कितने से कम है, 10 साल से कम। तो 7 से 10 के बीच के जो होंगे वो कौन हैंडल करेगा, डिप्टी डायरेक्टर हैंडल करेगा। मॉनिटर करना है इसका काम। इसका काम ये नहीं है कि जाकर के कोर्ट में केस लड़ना है। दे विल ओनली मॉनिटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करे गए हैं क्योंकि वो उनके सबऑर्डिनेट है तो उनसे काम करवाएं, फॉर इंश्योरिंग एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, कि उनका जल्दी से जल्दी क्या हो सके, निपटारा हो सके। अपील के लिए यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है जो कि डायरेक्टर के पास में दिया गया। और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या है, ऐसे केसेस को मॉनिटर करना जिनकी सज़ा कितने से कम है, 7 साल से कम है। सभी की पावर्स हो गई। असिस्टेंट 7 साल तक, 7 से 10 डिप्टी और 10 से ऊपर डायरेक्टर। ठीक है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग 7, 8 एंड 9, द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल हैव पावर टू डील विद एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसीडिंग अंडर। और उनको ये पावर के अलावा सारी की सारी पावर्स भी हों जो भी इस संहिता के अंदर दी गई हैं कि भाई प्रोसिक्यूशन को संभालना है उनको, प्रोसिक्यूशन संभालने से लेकर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनकी। द अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ prosecution, deputy director of prosecution and assistant director of prosecution, and the areas for which each of the deputy directors of prosecution or assistant director of prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify. पावर्स जो है इनकी कौन करेगा, डायरेक्टर, डिप्टी और असिस्टेंट की, स्टेट गवर्नमेंट। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस एज पब्लिक। भाई वो किसी का सबऑर्डिनेट, एडवोकेट जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपीयर हो सकता है, बट ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द सबऑर्डिनेशन ऑफ
डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट। इज क्लियर और नॉट? जनरल सबसे हाईएस्ट पोस्ट हो गई, लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट। यहां तक आपको कोई समस्या बताओ जरा, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हेयर? कोई समस्या? अगर कोई समस्या है आप क्या करेंगे, देखो रिवाइज करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीजें। पहले हमने सेक्शन 3 पढ़ा, ध्यान से समझना जरा। सेक्शन 3 जाना हमने, 3 में क्या जाना, बहुत आसान सी बात कि भाई दो चीजें हैं। एक तो बताता है कि मैजिस्ट्रेट कौन है, का मतलब क्या है। मैजिस्ट्रेट वर्ड का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जब तक कि और कुछ नहीं लिखा है। फिर बताता है कि पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और बताता है कि ऑफेंस जो है ट्रायल करने हैं आपके बीएनएस के या और दूसरे लॉ के मान्यता के अंतर्गत। दूसरा लॉ है तो अच्छी है। सेविंग्स, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, 5 हो गया। 6 में 6 कोड दिए हैं, मैंने आपको बता दिए। फिर हमारा 7 है, देन देयर इज 8 7 देन 8 से हमारा कोर्ट स्टार्ट हो गए सारे। कोर्ट ऑफ सेशन, पहले सेशन बनाया हमने 7 में, 7 इज फॉर सेशन, सेशन डिवीजन बना दिया हमने। फिर 8 में सेशन कोर्ट लेकर के आ गए। फिर 9 में हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लेकर के आए। फिर हम चीफ को लेकर के आए 10 में। 11 में हमने देखा कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है, कि भाई किसी भी व्यक्ति को जो कि गवर्नमेंट पोस्ट पे हो उसको आप 1 साल तक के लिए चाहे हाई कोर्ट चाहे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर दे सकते। देन देयर इज 12 एंड 13। 12 डील कर गया हमारे लोकल जुरिस्डिक्शन से और 13 डील कर गया हमारे सबॉर्डिनेशन से। अब 14, 15, 16, 17 तक की बात है, तो 14, 15, 16, 17 में बस आप चीफ को हटा दो, बाकी के सारे वही हैं। कि आपने 14 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उसमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया, सब डिवीजन में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। फिर आप 15 पर आए और आपने स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाए, वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट निकल गया, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाए। फिर उनका लोकल जुरिस्डिक्शन और फिर उनका सबॉर्डिनेशन। 17 तक की कहानी खत्म। फिर 18, 19, 20, तो 18 में हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, वहीं पर हमने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ लिया और वहीं पर हमने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ लिया। जो जानकारी जरूरी थी वो जानकारी ये जरूरी थी कि आप जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल मिनिमम एडवोकेट होने चाहिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मिनिमम 7 साल आपका एडवोकेसी का प्रैक्टिस होना चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर उसके बाद में हमने जाना डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो हमने अभी जाना। तो भाई उसमें एक डायरेक्टर होता है। अगर आप हाई कोर्ट की बात, सॉरी हाँ, हाई कोर्ट की जब बात, स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में केवल एक डायरेक्टर होगा, और आप जब डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो 2 डायरेक्टरेट बनानी है। अगर आप डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे एट दी स्टेट लेवल, तो वहाँ पर आपका एक डायरेक्टर होता है, एक डिप्टी डायरेक्टर, और डिप्टी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एक डायरेक्टर और बाकी डिप्टी डायरेक्टर्स। एलिजिबिलिटी क्या है, 15 साल की प्रैक्टिस या सेशन। किसके लिए? डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है उसमें 2 बॉडीज चाहिए आप, या तो डिप्टी डायरेक्टर चाहिए या तो, और डिप्टी डायरेक्टर और साथ साथ आपको असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए। तो जो डिप्टी डायरेक्टर होता है उसकी एलिजिबिलिटी हम जानते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या तो आपकी प्रैक्टिस 7 साल की हो या आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो। पावर्स क्या क्या है, आपको कौन कौन से केसेस को मॉनिटर करना है, तो 7 साल से कम वाले मॉनिटर करेगा असिस्टेंट डायरेक्टर, 7 से 10 के बीच वाले डिप्टी डायरेक्टर, और 10 से ऊपर वाले डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और उन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो अपील फाइल की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, इस पर भी ओपिनियन। तो मेरे समझ से दैट इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड। बस हमने सारे प्रोविजंस को इन डिटेल जाना, हर एक को पढ़ा, हर एक को समझा, इस वजह से थोड़ा सा समय लगा। अदरवाइज इतने ही देर का था जितने देर में मैंने आपको सारी बातें बताई। एग्जाम में आपका इतना ही, इससे बाहर आपको एग्जाम में अब जो है सही तरीके से जो सीआरपीसी है, जो बीएनएसएस, क्रिमिनल प्रोसीजर वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में क्या है, हालांकि वो तो हम चैप्टर 13 से स्टार्ट करेंगे, बट लगभग लगभग उसकी फाउंडेशन जो है वो यहाँ से आपकी बनना चालू हो जाएगी फ्रॉम सेक्शन 21। क्योंकि अभी तक तो हमने केवल
जाना है कि ये लोग हो गए, ये लोग हो गए, ये इंपॉर्टेंट लोग। अब ये करेंगे क्या, इस पर जो है हमें करनी है। दैट इज़ ऑल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी विल हैव टुमारो। आप कल समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। 4 बजे से थोड़ा सा पहले या जो भी समय प्रेस्क्राइब किया जाए, वैसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब नहीं किया जाएगा, या तो 4 होगा या 5 होगा, है ना। वो 5 कभी हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस। आई एम कॉट अप इन कोर्ट रूम, ठीक है, तो फिर वो 4:30 बजे फ्री हो पाता हूँ, फिर वो जो है 5 बजे पहुँच जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम डेज इट इज़ ओनली अप टू लाइक ओनली फॉर 4 PM तभी क्लास होगी ना।